Hello everyone, welcome to Target for IQ. I am Advocate करिश्मा सिन्हा. फ्रेंड्स, हमारी आज की टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन आपके प्रीम के एग्ज़ाम्स हो या फिर मेंस के एग्ज़ाम्स हो, इस टॉपिक से आते ही हैं. सो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर. क्या एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर बनाया जा सकता है या फिर नहीं, या फिर एक माइनर की क्या रोल हो सकती है पार्टनरशिप फर्म में. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं आज. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है जब भी फॉर्म होती है तो वो ऐसे लोगों के बीच में फॉर्म होती है जिनके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो. उनके बीच में जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो और फिर उन म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनती है. तो अब कौन लोग हैं जिनके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है. वैसे लोग जो कि मेजर होते हैं, साउंड माइंड के होते हैं एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं, उन्हें माना जाता है कि उनके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है. सो इस हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर एक माइनर कोई अग्रीमेंट करता है तो वो अग्रीमेंट वॉइड होती है एब इनिशियो. मीन्स उसे शून्य माना जाता है. स्टार्टिंग से ही उस अग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो वॉइड होती है. इस वजह से है कि एक माइनर कैन नॉट बी अ फुल फ्लेश्ड पार्टनर. एक माइनर कभी फुल फ्लेश्ड पार्टनर नहीं बन सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. एक केस है CIT वर्सेस द्वारकादास खेतान एंड कंपनी 1961 का केस. इसमें कोर्ट ने कहा है दैट अ माइनर कैन नॉट बी अ फुल फ्लेश्ड पार्टनर इन एन एग्जिस्टिंग फर्म. एक माइनर एक एग्जिस्टिंग फर्म में, एक फर्म में कभी फुल फ्लेश्ड पार्टनर नहीं बन सकता है. A partnership deed which attempts to make a minor a full-fledged partner in an existing firm is invalid to that extent. और अगर पार्टनर्स जो हैं किसी माइनर को पार्टनर बनाने के लिए अग्रीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ लिख देते हैं और अग्री करते हैं माइनर को पार्टनर बनाने के लिए, तो पार्टनरशिप का वो प्रोविज़न जहाँ पे एक माइनर को फुल फ्लेज पार्टनर बनाया जा रहा है वो इनवैलिड माना जाएगा. सो एक माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता है, फुल फ्लेश्ड पार्टनर नहीं बन सकता इवन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सब पार्टनर्स की सहमति से भी वो क्या है, फुल फ्लेश्ड पार्टनर नहीं बन सकता एक माइनर. बट सेक्शन 30, ये यहाँ पे सेक्शन 30 जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है. तो उसमें कहा गया है कि अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म की बेनिफिट्स गेन करने के लिए एडमिट किया जा सकता है. कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सब पार्टनर्स अगर कंसेंट देते हैं तो पार्टनर, एक माइनर को पार्टनर तो नहीं बनाया जा सकता है, पर उसे पार्टनरशिप फर्म की बेनिफिट्स गेन करने के लिए उसे एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में. अब एक माइनर जो है वो सिर्फ एडमिट होता है बेनिफिट्स ऑफ द फर्म के लिए, लेकिन वो पार्टनर नहीं होता है. तो इसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है बाकी पार्टनर से अलग हो जाती है. इसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सेक्शन 30 में डिस्कस किया गया है. सबसे पहला है द माइनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव हिज अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. माइनर जो है उसके पास राइट है कि जो भी उसके अग्रीमेंट के थ्रू उसे शेयर दिया गया है पार्टनरशिप फर्म का, और जो भी प्रॉफिट्स उसके लिए अग्री की गई है वो उसके पास राइट है, वो उसे मिलेगी. नेक्स्ट, ए माइनर हैज़ द राइट ऑफ इंस्पेक्टिंग एंड टेकिंग कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म. माइनर के पास ये भी राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उससे इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है और उसकी कॉपीज़ ले सकता है. एक माइनर जो है इज़ नॉट पर्सनली लाइबल टू द थर्ड पार्टीज़ फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म. एक माइनर जो है वो थर्ड पार्टी के डेब्ट्स के लिए पर्सनली लाइबल नहीं होगा. सिर्फ उसकी लाइबिलिटी, उसकी जितनी शेयर है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में या प्रॉफिट में जितनी शेयर है, उस शेयर तक ही उसकी क्या है, लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी.
मीन्स इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पर्सनल लाइबिलिटी माइनर की नहीं बनती है, जैसे कि एक फुल फ्लेश्ड पार्टनर्स की बनती है, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पर्सनली भी वो लाइबल होते हैं थर्ड पार्टी के डेथ्स के लिए, लेकिन एक माइनर जो है पर्सनली लाइबल नहीं होता है। एंड एक माइनर जो है क्योंकि फुल फ्लेश्ड पार्टनर नहीं होता है, उसके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए माइनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। एक माइनर बिजनेस के डिसीजन में मेकिंग में या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। एंड हैज़ नो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी टू बाइंड द फर्म, और अपने एक्ट से फर्म को रिप्रेजेंट करके बाइंड नहीं कर सकता है। जैसे कि अदर पार्टनर्स, उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होती है और एक पार्टनर की एक्ट जो है दूसरे को पार्टनर पर बाइंडिंग हो जाती है, पर एक माइनर के केस में ऐसा नहीं होता है। वो अपने एक्ट से फर्म को किसी भी लाइबिलिटी के लिए बाइंड नहीं कर सकता है। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि अब जब माइनर जो था, जिसे एडमिट किया गया था फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, वो मेजर हो जाता है, तब क्या पोजीशन उसकी चेंज होती है या क्या हो सकता है? तो जब भी एक माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, जब वो मेजर हो जाता है, तो उसे विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर एक डिसीजन लेना होता है कि आइदर वो फर्म में रहना चाहता है या फिर फर्म को छोड़ना चाहता है। उसे ये डिसीजन जो है 6 महीने के अंदर लेना है। अब ये 6 महीने का पीरियड कैसे काउंट होगा? तो ये काउंट होगा तब से जब कि उसने मेजॉरिटी अटेन की है, उस माइनर ने जब से वो मेजर हुआ है तब से, या फिर मेजॉरिटी अटेन करने के बाद जब सबसे पहली बार उसे पता चलता है कि वो किसी पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट्स के लिए एडमिटेड है। सो ये 6 महीना का जो पीरियड है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब क्या करना है उस माइनर को, इस डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो डिसीजन लेने के लिए उसे एक पब्लिक नोटिस देनी होगी। उस 6 महीने के पीरियड के अंदर उसे एक पब्लिक नोटिस देनी होगी कि आइदर वो फर्म में रहेगा या फिर फर्म को छोड़ना है उसे। और अगर वो ये नोटिस 6 महीने के अंदर नहीं दे पाता है या नहीं देता है, तब 6 महीने की समाप्ति के बाद वो ऑटोमेटिकली एक फुल फ्लेश्ड पार्टनर बन जाएगा। एक वो फुल फ्लेश्ड पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म में बन जाएगा। सो अगर वो एक फुल फ्लेश्ड पार्टनर उस केस में बन जाता है, चाहे तो वो खुद डिसाइड करता है कि उसे फर्म में रहना है मेजॉरिटी गेन करने के बाद भी, या फिर वो 6 महीने का जो पीरियड है उसमें वो नोटिस नहीं देता है, जिस वजह से वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाता है, तब उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होगी कि जो उसकी एज अ माइनर थी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ वो कंटिन्यू होगी एज अ पार्टनर, बट अब वो पर्सनली भी लाइबल हो जाएगा। थर्ड पार्टीज़ के सारे एक्ट्स जो भी फर्म के हैं वो थर्ड पार्टी के लिए ये खुद पर्सनली लाइबल होगा, और तब से लाइबल होगा जब से इसे बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया गया था। एंड अब पार्टनर बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट्स में वही शेयर रहेगी जो कि एज अ माइनर उसे मिलती थी। पर जब वो माइनर जो था, अब वो मेजर होने के बाद पार्टनरशिप फर्म छोड़ता है, पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना चाहता है, तब क्या होगी, उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है उस नोटिस पीरियड तक ही, नोटिस देने के बाद ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। और उस नोटिस पीरियड के बाद जो है उसकी जो भी अगर फर्म की कुछ एक्ट्स होती है, फर्म कोई भी एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी ये लाइबल नहीं होगा, इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। एंड इसके पास एक राइट रहेगी कि वो अपनी जो भी इसकी शेयर प्रॉपर्टी में थी या प्रॉफिट्स में थी, उसके लिए ये पार्टनर्स को स्यू कर सकता है। वो इंटाइटल्ड है अपनी शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स जो भी उसे मिलनी थी, उसके लिए वो स्यू कर सकता है। तो विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर मेजॉरिटी अटेन करने के बाद पार्टनर उस माइनर को डिसाइड करना है कि आइदर वो फर्म में रहना चाहता है या फर्म छोड़ना चाहता है। और ये कैसे डिसाइड करना, तो एक पब्लिक नोटिस देके,
और उसके बाद क्या है, उसकी लाइबिलिटी, अगर वो पार्टनर बनता है तो उसकी फुल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो कि एक फुल फ्लेज्ड पार्टनर की होती है वो आ जाएगी, और नहीं तो फिर उसकी कोई नोटिस के बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है इस तरह की फर्म के एक्ट्स के लिए। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो कि एक माइनर फुल फ्लेश पार्टनर नहीं हो सकता है, वो बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एंड देन उसकी क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ बनती है, एंड उसके बाद मेजॉरिटी गेन करने के बाद उसके बाद क्या ऑप्शन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।